हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी ए सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम देखेंगे बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग समझना है तो ज़रूरी है कि उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें आती हो। अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखने के लिए ज़रूरी हो कि हमें उसके टर्म्स आती हों। इसलिए हमारे को आज की क्लास में सीखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ द क्लास फॉर बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सो स्टार्टिंग द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अगर हम कोई भी गुड्स बनाते हैं, कोई भी अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो गुड्स हम बेचते हैं, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इट मीन्स अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस गुड्स प्रोड्यूस करने में क्या क्या खर्चा लगा वो हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट खाते हो तो उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हो कि उसके अंदर क्या क्या विटामिन्स है, क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या क्या फैट्स है, etc. So it is important to know for a cost accountant and management accountant कि अगर कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूस किया जाता है या कोई भी सर्विसेज अगर रेंडर की जाती हैं तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारा क्या क्या खर्चा हुआ है, और जो खर्चा हुआ है उसके एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए कि हमने क्या क्या उसके अंदर खर्चा किया है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि जो बेसिक एलिमेंट्स यूज होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में एंड कॉस्टिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो जानना जरूरी होगा। जैसे हम कहते हैं अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें मटेरियल चाहिए होगा, जिसे हम कन्वर्ट कर सकेंगे उसके लिए हमें लेबर चाहिए होगी, लेबर के साथ और मटेरियल के साथ हमें सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर हमें मार्केट में उसे बेचना है तो हमें एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन करना होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हमें ऑफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो हमें ऑफिस मेंटेन करना होगा। करेक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द कॉस्ट शीट। और जब हम बेसिक टर्म्स सीख जाएंगे तो हमें कंप्लीट कॉस्ट शीट बनानी आ जाएगी। एंड दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। इट मीन्स हमें यह चेक करना है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में और हम उसे कितने में सेल आउट कर रहे हैं, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, एंड दिस इज नोन एज प्रॉफिट। सो वी कैन से इट इज अ इनकम स्टेटमेंट अंडर कॉस्ट शीट। इट इज इनकम स्टेटमेंट एंड इन सिंपल वी कैन कॉल इट कॉस्ट शीट। तो हम कहते हैं कॉस्ट शीट बनानी आनी हमें जरूरी है, एंड कॉस्ट शीट हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमें बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी। तो हम इन टर्म्स को देखेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद हम यानी एक एक करके आइटम समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉस्ट किसे कहते हैं। करेक्ट। कॉस्ट का मीन्स अगर हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी अगर हम सर्विसेज रेंडर करते हैं तो ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उस सर्विस को रेंडर करने में, उसका टोटल इज कॉल्ड कॉस्ट। अब पॉइंट ही आता है व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मीन्स नथिंग। कॉस्टिंग मीन्स जो भी कॉस्ट आती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स, जैसे हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए लेबर रहा होगा, उसे सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट सर्विसेज रही होंगी। करेक्ट। उसे ऑफिस एंड मेंटेन करने के लिए, ऑफिशियल सर्विस देने के लिए ऑफिस मेंटेन किया होगा, उसे बेचने के लिए हमने सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट खर्चे किए होंगे। द पॉइंट इज एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर एक सर्विसेज को रेंडर करने में जो टोटल खर्चा आता है इसे नाम देते हैं हम कॉस्ट। इसे नाम देते हैं हम कॉस्ट। जो टोटल खर्चा आता है इज नोन एज कॉस्ट। जो हम उसे इंडिविजुअली दिखा रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस गुड्स को बनाने में या उस सर्विसेज को रेंडर करने में क्या क्या चीजें लगी हैं इज नोन एज कॉस्टिंग। तो सिंपली हम अगर कॉस्टिंग को समझें तो कॉस्टिंग का मीनिंग है इन सिंपल लैंग्वेज कि असर्टेन करना कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को असर्टेन करना, और जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको एक सिस्टमेटाइज्ड ऑर्डर में प्लेस करना, जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि एक गुड्स को बनाने में क्या क्या चीजें लगी हैं। सो कॉस्ट समझ में आया। कॉस्ट इज द टोटल ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड in producing goods or rendering services, and costing is the process
or systematic process through which we calculate the cost and we place the individual items. For example, raw material, labor, support service, office expenses and selling and distribution expenses. Now another term is कॉस्ट अकाउंटिंग. अब प्लीज समझना, हमें कॉस्ट समझ में आ गया. अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमने कॉस्ट ली है, मान लीजिए हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल को हम कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. हम अगर लेबर को पेमेंट कर रहे हैं तो हम लेबर की कॉस्ट को कैसे बुक्स में मेंटेन करेंगे. हम ओवरहेड की बात करते हैं, हम ऑफिस एक्सपेंसेस की बात करते हैं, हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना होगा, उसे कैसे प्रेजेंट करना होगा, कैसे उसे बुक्स में दिखाना होगा, इट इज कवर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग. इट इज कवर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग. ये कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा कवर्ड होता है. तो हमने 3 टर्म सीखी, कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. करेक्ट. कॉस्टिंग किसे कहते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, जिस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स लगे हैं, उन्हें एक सिस्टम प्रोवाइड करना, उन्हें सिस्टमेटाइज ऑर्डर में लिखना, उन्हें एक प्रोसीजर तरीके से लिखना, उन्हें असर्टेन करना कि हमारी गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या क्या कॉस्ट लगी है या सर्विसेज को रेंडर करने में क्या क्या कॉस्ट लगी है. बात करते हैं कॉस्ट की, तो इट इज द सम टोटल ऑफ द ऑल एलिमेंट्स. It is the sum total of all elements used in order to produce the goods or rendering the services. And cost accounting is the process through which we maintains the books of accounts of individual items in order to certain the cost value. Another basic term is cost classification. Cost classification क्या होता है? It means हमें ये चेक करना जरूरी है कि जो भी हमारी कॉस्ट लगी है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसे हम कितने रूपों में, कितने भागों में, कितने तरह से हम दिखा सकते हैं. दिस इज नोन एज कॉस्ट क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. उसे कहते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. Now understanding direct cost and indirect cost. Direct cost किसे कहते हैं एंड समझते हैं किसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, किसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे. सबसे पहला आता हमारा डायरेक्ट कॉस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड. देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी फिनिश्ड गुड्स. करेक्ट. वो कहता है कि ऐसा मटेरियल और ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर एंड डायरेक्टली प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट हो रही है. करेक्ट. सो वी कैन से इन अनदर वर्ड्स, these are the costs which are incurred for and may be conveniently identified with a particular product, process और डिपार्टमेंट. एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे रॉ मटेरियल यूज्ड. अब देखिए, मान लीजिए हम शर्ट बना रहे हैं. मान लीजिए अगर हम शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट में जो कपड़ा यूज हो रहा होगा, क्लोथ्स जो यूज हो रहे होंगे, दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट. दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है किसके अंदर, जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आएगा. इट मींस जिसका फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. जिसका फाइनल प्रोडक्शन में, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. अनदर एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपको घी बनाना है. घी बनाने के लिए जो आपका अगर बात करें यानी कर्ड से घी बनता है. अगर हम कर्ड की बात करें, कर्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट. इट इज द डायरेक्ट कॉस्ट. किसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है? फॉर घी बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी हमारी? कर्ड. तो वो कहता है डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकती हैं? डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है हमारी मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस. करेक्ट. वही कहता है कि जिसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है किसी फाइनल गुड्स को
प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जांपल शर्ट, अगर हम शर्ट की बात करें तो शर्ट के अंदर जो डायरेक्ट, शर्ट को बनाने में जो क्लॉथ यूज हो रहा है इज द डायरेक्ट मटीरियल, इज द डायरेक्ट मटीरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द शर्ट। शर्ट को बनाने में जो मटेरियल यानी जो क्लॉथ यूज हो रहा है इज द डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह जो दर्जी डायरेक्टली इस शर्ट को प्रोड्यूस कर रहा है इज नोन एज डायरेक्ट लेबर। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस गुड्स की प्रोडक्शन में, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है देन वी कैन कॉल इट डायरेक्ट लेबर। तो हम कह सकते हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है। एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब प्लीज समझना डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अब इस दर्जी को क्या करनी है, शर्ट बनानी है। इस दर्जी को अगर शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने का जो मेथड्स होगा, इट मीन्स हर कोई तो शर्ट नहीं बना पाएगा, इट मीन्स उसके पास कोई मेथड्स होगा, कोई नो हाउ होगा, कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसके बेसिस पर वो ये शर्ट बनाएगा, जिसके बेसिस पर वो शर्ट बनाएगा। इट मीन्स विदाउट दिस मेथड शर्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, शर्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। शर्ट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, शर्ट को हम नहीं बना सकते हैं। इसीलिए वो कहता है दिस इज कम्स अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे क्या होंगे, यानी 3 एलिमेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। कैसे, अगर हम शर्ट की बात करें, अगर हम दही की बात करें, घी की बात करें, दही बनाते समय दूध का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स अगर हमें दही बनानी है तो दूध से दही बनेगी, दूध क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शर्ट बनाने में कपड़े का जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। बात करते हैं लेबर की, अगर हमें शर्ट प्रोड्यूस करनी है, शर्ट बनानी है, शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है तो शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक दर्जी की जरूरत है जो शर्ट को सीलेगा, और जो दर्जी शर्ट को सीलेगा उस दर्जी को हम कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर। इट मीन्स विदाउट दर्जी इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर अ शर्ट। करेक्ट, एक शर्ट को सीलना बहुत मुश्किल होगा, इट इज डिफिकल्ट टू सीव द शर्ट। करेक्ट। अनदर वन इज टेक्नोलॉजी और मेथड। क्यों, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना मेथड के हम शर्ट नहीं सील सकते। इवन दो वी कांट डू एनी वर्क विदाउट मेथड्स, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट नो हाउ, वी कांट डू दैट। सो it is important for us to understand the methods and technology through which we can produce a shirt। तो जो दर्जी है उसे आता है क्या, गुड्स को प्रोड्यूस करना, क्योंकि उसके पास क्या है, नो हाउ, उसका टैलेंट है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। तो जो टेक्नोलॉजी का पैसा चार्ज करेगा इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दीज ऑल 3 एलिमेंट्स कम्स अंडर डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया कॉस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इसे कहते हैं हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। अब देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को हम 3 भागों में कह सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Now, moving on another point, indirect cost। अब समझते हैं indirect cost क्या है। Another point is indirect cost। Please understand। अब indirect cost की बात करते हैं। हम अगेन वही शर्ट बना रहे हैं, हम शर्ट बना रहे हैं, हमने कहा उसके अंदर जो कपड़ा लगा इज डायरेक्ट मटेरियल, उसके अंदर जो दर्जी लगा इज नोन एज डायरेक्ट लेबर, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी और जो नो हाउ और जो मेथड यूज हुआ इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट इस शर्ट को बनाने के लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, जैसे मैं कहता हूं यानी इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, प्लीज अंडरस्टैंड, इनडायरेक्ट मटेरियल ये क्या चीज़ होती है। इसी तरह मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट
लेबर। इसी तरह मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब प्लीज समझना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड्स। इसे हम ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। अब समझना, हम शर्ट बना रहे हैं, अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स जिसका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नॉट हैविंग डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट हैविंग डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट। इट मीन्स शर्ट को बनाने में इसका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल पे समझते हैं, प्लीज समझना। जब मशीन चलेगी, जब मशीन चलेगी तो मशीन में क्या यूज होगा, यानी ऑयल यूज होगा। क्या होगा? ऑयल। मान लीजिए मशीन चलेगी तो मशीन में क्या यूज होगा? ऑयल होगा। ऑयल कैसे? जब मशीन चलेगी तो मशीन चलते चलते रुक जाती है तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है? सिंथेटिक ऑयल डालना होता है। हमें उसके अंदर ऑयल डालना होता है जिससे कि उसकी इसकी रनिंग स्मूथ हो। और जब उसकी रनिंग स्मूथ हो वो तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑयल को उस मशीन में डालेंगे और उसकी जो रनिंग कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करेंगे। अब बताइए, जब शर्ट बन के बाहर आएगी, जब शर्ट बन के तैयार होगी, क्या उसके अंदर ऑयल इंक्लूड होता है? क्या उसके अंदर ऑयल होता है? बिल्कुल नहीं होता। सो वी आर सेइंग कि कहीं ना कहीं इसका रोल भी है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। बिना इसके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है कि हम शर्ट को प्रोड्यूस कर सकें, शर्ट को बना सकें। इसीलिए वो कहता है इट इज डूइंग द हेल्प इनडायरेक्टली एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वो कहता है जो ऑयल है, जो भी मशीन के अंदर ऑयल यूज हो रहा है, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक। दूसरा कहता है इनडायरेक्ट लेबर। अब प्लीज समझना, जो दर्जी है, जो दर्जी शर्ट सिल रहा है, करेक्ट, वो तो हो गया हमारा डायरेक्ट लेबर। बट मान लीजिए उस ऑफिस में, उस डिपार्टमेंट में, और कह सकते हैं कि उस यूनिट में सुपरवाइजर होगा, करेक्ट, सुपरवाइजर होगा जो कि उन सब लोगों की निगरानी कर रहा होगा जो लोग ये शर्ट सील रहे हैं। इट मीन्स जितने भी दर्जी होंगे, जितने भी ये सीलने वाले लोग होंगे, इनको क्या कर रहा होगा? सुपरवाइज कर रहा होगा। और जब उनको सुपरवाइज कर रहा होगा ये, तो इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका गुड्स को प्रोड्यूस करने में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये होगा कि ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम अगर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो जब मशीन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से, मशीन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। अब समझिए, जब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है तो मान लीजिए जब भी मशीन बंद होगी या जब भी लाइट जाएगी या कोई फ्लक्चुएशंस होंगे, लाइट कट जाएगी, वहां पर हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रीशियन। और जब इलेक्ट्रीशियन चाहिए होगा, क्या इस इलेक्ट्रीशियन का किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा? जी नहीं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट इसके बिना क्या हमारी मशीन चल पाएगी? क्या मशीन बिना लाइट के चलेगी? और जब नहीं चलेगी, इट मीन्स इसके बिना हम इस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि जो इलेक्ट्रीशियन है इसका भी कंट्रीब्यूशन है, बट इसका डायरेक्ट नहीं। कैसा? इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, इसका डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, लाइक सुपरवाइजर। बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। वो कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें पे करने पड़ते हैं, बट इसका डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। किस चीज में? गुड्स में और शर्ट में। फॉर एग्जांपल शर्ट में, जैसे हम कहते हैं लाइट, बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, लाइट आया, लाइट का बिल आया। अब आप जरा बताइए, क्या लाइट डायरेक्टली दिखती है आपको उसके अंदर गुड्स में? जो डायरेक्ट लाइट है, अगर हम बात करें लाइट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इट इज जस्ट सपोर्टिंग टू मैन्युफैक्चर द शर्ट, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट। बट विदाउट लाइट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है जी। तो वही कहता है कि जहां पर हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर तीनों चीजें कंसिडर होती हैं, देन वी कैन कॉल इट इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। अगेन इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी उसके अंदर क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा होगा, इनडायरेक्ट लेबर लग रही होगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो रहे होंगे। सो
हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पर हम कॉस्ट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ nature of cost, that is direct cost and indirect cost, and we can say it is based on the traceability to cost object. Traceability to cost object. चलिए जी, दूसरा देखते हैं हम कॉस्ट को हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. कहता है कॉस्ट को क्लासिफिकेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी कह सकते हैं इसे, और इसे कहते हैं कॉस्ट के बिहेवियर के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, यानी कॉस्ट बिहेवियर, उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. समझते हैं. सबसे पहले जो हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन आता है वो ये कहता है, सबसे पहले कॉस्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट, अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अनदर वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं, बट हम स्टिल फिर भी समझते हैं. इन डिटेल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. करेक्ट. ठीक है जी. बट फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया समझते हैं इस लेसन में क्या होगा. फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट. हमने कहा फैक्ट्री का रेंट, जो भी फैक्ट्री का रेंट होगा उसका कोई लेना देना नहीं होगा गुड्स पे. मान लीजिए अगर हम ये शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो भी हमारी फैक्ट्री होगी, जो भी हमारा यानी स्पेस होगा, जो भी हमारा यानी क्या, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में, जो भी इस्टेब्लिशमेंट यूज हो रही होगी इस शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ का जो रेंट होगा वो हमें पे करना होगा. वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग द शर्ट और नॉट, वी आर प्रोड्यूसिंग द शर्ट और नॉट, बट वी हैव टू पे द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट. बट पर यूनिट कॉस्ट ये डिक्लाइन होगा. ठीक है जी. और इन टोटल ये फिक्स रहेगा. ठीक है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. सो प्लीज लेक्चर को देखना. लेक्चर है हमारा 4.1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट कहती है कि वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इट मीन्स जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर डिपेंड करती है, जिसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्शन से. इट मीन्स प्रोडक्शन होगा तो ये कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कॉस्ट नहीं आएगी. करेक्ट. अब समझते हैं. जैसे मान लीजिए कपड़ा, जैसे हमने भी कहा था कपड़ा. अब जरा बताइए, अगर हम शर्ट सिलेंगे तो हमें कपड़े का इस्तेमाल करना होगा, अगर हम शर्ट नहीं सिलेंगे तो कपड़े का इस्तेमाल नहीं होगा. इसी तरह बात करते हैं दर्जी की, जो वो शर्ट को सिल रहा है. करेक्ट. जो शर्ट को सिल रहा है, अब बताइए शर्ट अगर सिलेगी तो इस दर्जी का पैसा जाएगा, अदरवाइज दर्जी का पैसा नहीं जाएगा. बट मान लीजिए अगर ये दर्जी मंथली रेटेड पे है, इसकी सैलरी फिक्स है. अगर इसकी सैलरी फिक्स है तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी फिक्स कॉस्ट. क्योंकि फिक्स कॉस्ट कहती है कि हम प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगे, इवन दो अगर प्रोडक्शन नहीं भी होगा तब भी ये कॉस्ट आएगी. और जब ये कॉस्ट आएगी तो इसे हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन पर बेस्ड होती है. प्रोडक्शन होगा तो ये कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कॉस्ट नहीं आएगी. ठीक है जी. यहाँ तो हमने पढ़ लिया था, ये दोनों हमने यानी अपना 4.1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर में पढ़ा है. प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर और वहाँ समझिए कि हमने कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में डायग्राम समझाया है, अच्छे से समझाया है, ईजी वे में समझाया है, इलस्ट्रेशन के साथ समझाया है. प्लीज़ गो थ्रू दैट. नाउ आज के टॉपिक में हम ही समझेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, एंड वील सी कि हम एक छोटा सा मेथड देखेंगे जहाँ पर हम अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. प्लीज़ अंडरस्टैंड. Another topic is semi variable cost. Please understand. Semi variable cost means ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों एलिमेंट इंक्लूड होते हैं. ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ द कॉस्ट आर इंक्लूडेड गेट टुगेदर.
अब प्लीज समझना, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स प्रोडक्शन होगा तब भी ये कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी ये कॉस्ट आएगी। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। It means if we'll produce the goods, if we'll manufacture the shirt, cost will come out. Otherwise, cost will not be generated. Now, अब देखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग हुआ एक ऐसी कॉस्ट जहां पर वो ये कहता है कि दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, मिक्स कॉस्ट होती है कि फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिक्स आती है। हम एग्जांपल समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स कंपोनेंट होता है, एक होता है वेरिएबल कंपोनेंट। फिक्स कंपोनेंट क्या होता है? जैसे मीटर का चार्ज, जो आपका मीटर का फिक्स चार्ज है वो आपको देना होगा चाहे आप बिजली यूज करो या ना करो। फिक्स जो मीटर का चार्ज है वो आपको देना होगा। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट मींस इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जितनी यूनिट्स आप यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी की, आपका बिल आएगा, अदरवाइज आपका बिल नहीं आएगा। तो अगर आप टोटल देखना कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक डेवलपमेंट चार्जेज और मीटर चार्जेज के नाम से होगा जो कि फिक्स चार्ज होगा, और एक होगी वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल चार्ज, जहां पर की यानी यूनिट्स मेंशन की होंगी और रेट मेंशन किया होगा कि अप टू दिस यूनिट, लेट सपोज 250 यूनिट्स तक आपको 3 रुपए लगेगा, 250 से मान लीजिए 400 तक आपको यानी 5 रुपए लगेगा, एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट विच इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन। जैसे जैसे अपनी आपकी यूज हो रही होंगी यूनिट, उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब हम समझ तो गए हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो या वो वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हम इसे अलग कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हम कहते हैं पीरियड 1 है एंड पीरियड 2 है, ठीक है जी। पीरियड यूनिट्स, मान लीजिए यूनिट्स हमने यूज की 100, ठीक है जी, और हमारी कॉस्ट आई 5,000 रुपये, ठीक है जी। हम कहते हैं कि हमने यूनिट की पीरियड 2 में मान लीजिए 300 मान लेते हैं, 300 एंड कॉस्ट आई हमारी मान लीजिए 13,000 रुपये। प्लीज अंडरस्टैंड। अब ये तो डिफिकल्ट हो गया, मिक्स कॉस्ट हो गई, करेक्ट। हम ये भी नहीं कह सकते कि 100 यूनिट हमने मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट होता, तो हम क्या कहते हैं 100 यूनिट का खर्चा 5,000, तो एक यूनिट का खर्चा कितना हो गया 5, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 5। तो यहाँ पर अगर 300 यूज करते तो कितना आना चाहिए था कॉस्ट आनी चाहिए थी 15,000, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए थी। अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो अगर 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 5,000 आई तो 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने में भी 5,000 आनी चाहिए थी, करेक्ट। बट ऐसा भी नहीं है। इट मीन्स ये कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो दोनों कॉस्ट इंक्लूड करके बैठी है, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसे हम अलग कैसे करेंगे, एक सिंपल सा मेथड समझते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स to bifurcate the fixed cost and variable cost out of semi variable cost, but it's a simple example समझते हैं। देखिए हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्शन। इट मीन्स अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो वही कहता है चेंज इन कॉस्ट। देख लीजिए कॉस्ट कितनी है 13,000 हो गई है 5,000 से, दैट मीन्स कॉस्ट क्या हो गई 13,000 हो गई है 5,000 से, तो कॉस्ट में कितना बदलाव आया 8,000। इसी तरह कहता है यूनिट में चेंज देख लीजिए, यूनिट में पहले कितना चेंज था, यानी पहले थी हमारी 100 यूनिट, आज हो गई है 300 यूनिट, चेंज कितना हुआ 200 यूनिट का। तो कह सकते हैं 200 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 40 रुपीज़ पर यूनिट। प्लीज अंडरस्टैंड, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 40 रुपये। अगर 40 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो अब हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, अगर हम करें फर्स्ट वन एंड P1 P2 में देखें तो वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। पहले में हमने 100 यूनिट बनाई और वो कहता है कि 40 रुपये की एक कॉस्ट है, तो कितनी कॉस्ट आई 4,000 रुपये, और कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है टोटल 5,000 आ रही है। इसी तरह वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट अगर हम बात करें दूसरे प्रोजेक्ट में तो इसमें कितनी यूनिट है 300 यूनिट है, इंटू में 40 रुपये, दैट इज 12,000 रुपये। प्लीज समझना हमारी फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 5,000 आ रही है, और सेकंड प्रोजेक्ट में हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 13,000। अब समझिए अगर 12,000 रुपये अगर पहले प्रोजेक्ट में हमारी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल अगर 13,000 कॉस्ट है, तो 1,000 क्या होगी हमारी फिक्स कॉस्ट, 1,000 क्या होगी हमारी फिक्स कॉस्ट, करेक्ट।
इसी तरह वो कहता है कि टोटल 5,000 की कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट अगर 4,000 की है तो 1,000 क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का रूल क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट कहती है प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, प्रोडक्शन कितना भी हो, ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट कहती है कि पर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहेगी चाहे आपका प्रोडक्शन कितना ही क्यों ना हो। तो इसीलिए वो कहता है कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्शन वी कैन कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल। So we have classified the cost on the basis of variability, that is fixed cost, variable cost and semi variable और semi fixed cost। ठीक है जी, तो हमारे दो तरह के क्लासिफिकेशन हुआ। पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड वी कैन से ट्रेसेबिलिटी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमने इसके अंदर देखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी में हमने देखा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। और हमने देखा सेमी फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और हमने ये भी सीखा कि हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट कैसे अलग करेंगे एंड फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट कैसे अलग करेंगे। फिक्स कॉस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, इसे हम कहते हैं कमिटेड कॉस्ट, एंड अनदर वन इज डिस्क्रेशनरी कॉस्ट। अब प्लीज समझना, कमिटेड कॉस्ट किसे कहते हैं, डिस्क्रेशनरी कॉस्ट किसे कहते हैं। देखिए, कमिटेड कॉस्ट मीन्स ऐसी कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन इफ प्रोडक्शन इज सस्पेंडेड इन शॉर्ट रन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए सैलरी, इंप्लॉय की सैलरी। अब समझिए, आप मान लीजिए एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी सैलरी हमें पे करनी है। अब आप बताइए, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। क्यों फिक्स कॉस्ट है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्या हम एक एम्प्लॉय की सैलरी को रोक सकते हैं? क्या हम एक ऑफिस में एम्प्लॉय काम करने वाले की सैलरी को रोक सकते हैं? जी नहीं। रीजन बीइंग इट्स अ कमिटेड कॉस्ट। फॉर दिस कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी कमिटेड, बिजनेस इज ऑलरेडी कमिटेड कि हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे जैसे ही आप एक दिन, एक हफ्ता या फिर एक महीना काम करोगे। देन वी कैन से इट्स अ कमिटेड कॉस्ट, इट्स अ कमिटेड कॉस्ट। इसी तरह हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए की फिक्स सेट्स खरीदी एंड उसकी लाइफ है मान लीजिए 5 साल, तो हमें हर साल 20,000 रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना होगा विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए हम अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए हम यानी क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्शन, दैट सिंपली मीन्स दिस कॉस्ट डजंट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हमारा 1 साल बीतेगा हम 20,000 रुपये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। ठीक। अनदर वन इज डिस्क्रेशनरी कॉस्ट। कहते हैं डिस्क्रेशनरी कॉस्ट क्या होती है? अगेन इट्स अ फिक्स कॉस्ट, अगेन इट्स अ फिक्स कॉस्ट, बट फॉर द टाइम बीइंग वी कैन पोस्टपोन इट। हम या तो इसे पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इट मीन्स इट इज डिस्क्रेशनरी, करेक्ट। अगर हमें लगता है, बट इट इज डिस्क्रेशनरी इन शॉर्ट रन, पर ये नहीं कहेंगे हम कि करेंगे ही नहीं। बट फॉर द टाइम बीइंग, मान लीजिए हमारे पास फंडिंग का इशू है, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो हम इस कॉस्ट को थोड़े टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए हम इसे थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, बट वी कांट से कि हम इसे कभी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपने समझ लीजिए आर&डी की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, आपने कहा हमने R&D नहीं की, इसकी वजह से हमें कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। फॉर द शॉर्ट टर्म वी कैन अवॉइड दिस कॉस्ट, वी कैन अवॉइड दिस फिक्स कॉस्ट फॉर द शॉर्टर पीरियड्स, फॉर शॉर्टर टर्म, बट वी कांट इग्नोर एंड अवॉइड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट। देखिए, बिना एडवर्टीजमेंट के ना गुड्स बिकेगा और ना ही हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि विदाउट एडवर्टीजमेंट हम इंडिविजुअली कितना बेच पाएंगे। इसलिए एडवर्टीजमेंट होना बहुत जरूरी है। इस गुड्स का मार्केट में यानी शेयर बढ़ना जरूरी है, तभी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तभी कंपनी का अच्छा शेयर, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग, मान लीजिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम यानी विदाउट एडवर्टीजमेंट भी काम कर सकते हैं। इट्स अ फिक्स कॉस्ट, अगेन वी कैन cancel it and we can just postpone it for a shorter period, but we have to incur this for a longer period as well. ये था हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन क्लासिफिकेशन नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी।
अब प्लीज समझना, कंट्रोलेबिलिटी में क्या होता है, या तो वो कॉस्ट कंट्रोलेबल होगी या तो फिर वो कॉस्ट अनकंट्रोलेबल होगी। ठीक है जी। अब कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, इट मीन्स एक ऐसी कॉस्ट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम जो परचेज करते हैं क्वांटिटी, वो हम उस वेंडर से परचेज करते हैं जो कि हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट हमें खरीदना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लेथार्जिक नेचर एंड वी कैन से जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लैकिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने R&D नहीं की अच्छी से, हमारे को जल्दी थी, इसलिए हमने उसे खरीदना पड़ा। वी कैन कंट्रोल दिस कॉस्ट, हम इसे कंट्रोल कर सकते थे बट हमने कंट्रोल नहीं की। या फिर और हम क्या कह सकते हैं, या हम ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हम 100 यूनिट खरीदते हैं तो हमारे को 10 रुपये का रेट पड़ता है, बट यही क्वांटिटी अगर हम यानी 1000 क्वांटिटी खरीदते तो हम यानी 8 रुपये पड़ता। तो आप बताइए, क्या ये 2 रुपये हम बचा सकते थे पर यूनिट? यस, वी कैन सेव दिस कॉस्ट बाय परचेजिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। इट मीन्स अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते तो हमें बल्क डिस्काउंट मिलता, और बल्क डिस्काउंट मिलता तो हम इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते थे। ठीक। बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसी कॉस्ट जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज कॉस्ट विच इज अनकंट्रोलेबल, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट। क्या आप बताइए, फैक्ट्री का रेंट आप ये कहोगे कि हम नहीं दे सकते? अगर फैक्ट्री का रेंट जिस दिन मना कर दोगे, उस दिन जिसने भी आपको फैक्ट्री किराए पर दी होगी वो ही कहेगा कि जी आप आज से दुकान बंद कर दो, हम आपको आज से अपना ये जो जमीन है और जो भी फैक्ट्री है उसे यूज नहीं करने देंगे। इसी तरह हम कहते हैं एम्प्लॉय की सैलरी। क्या हम एम्प्लॉय की सैलरी रोक सकते हैं? जी नहीं, हम एम्प्लॉय की सैलरी रोक नहीं सकते। तो वही कह रहा है कि दीज आर दी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, दीज आर दी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ये कॉस्ट हमें करनी ही पड़ेंगी। हाँ, वी कैन डू सम मेजरमेंट, हम इसके अंदर कुछ यानी इस तरह के कदम उठा सकते हैं कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, बट वी कांट से कि हम इसे कभी खत्म कर देंगे। ये हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ on fourth one is on the basis of relevance and irrelevance. It means दो तरह की कॉस्ट होंगी, रेलिवेंट कॉस्ट होगी, करेक्ट, एंड अनदर वन इज इरेलीवेंट कॉस्ट होगी। अब समझते हैं रेलिवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं और इरेलीवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए रेलिवेंट कॉस्ट, सिंपल सेज रेलिवेंट कॉस्ट का मीनिंग हुआ कि जो हम जब डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हो, जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हो उसे कहते हैं हम रेलिवेंट कॉस्ट, और जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करती होगी उसे कहते हैं हम इररेलेवेंट कॉस्ट। एंड इररेलेवेंट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट। हम इसे संक कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात एग्जांपल लेते हैं रेलिवेंट कॉस्ट का। मान लीजिए आपको एक पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है, मान लीजिए आपको एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है। अब ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है तो आपको ये देखना होगा कि नई मशीन कितने की है, करेक्ट, और क्या जो हमारा आउटपुट है, जिसे हम आउटपुट कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है, क्या वो नई मशीन से और पुरानी मशीन के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होगा? क्या नई मशीन हमें प्रोडक्शन में हेल्प करेगी? क्या नई मशीन को खरीदने से ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? अगर इस तरह से होगा तो हम कहेंगे ये रेलिवेंट कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट आवर डिसीजन, हमारे डिसीजन को क्या करेगी? इंपैक्ट करेगी। क्लियर है बात? दिस इज नोन एज रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मान लीजिए हमारा ये इंस्टीट्यूट है, एग्जाम्पल से समझते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। मान लीजिए हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का रेंट जाता है 10,000 रुपये, ठीक है जी। अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगता है मान लीजिए 100 रुपये पर स्टूडेंट। कैसे पता लगा पर स्टूडेंट? हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हमारा, जैसे कि स्टूडेंट पढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रीजन बिंग ऑफिस बंद, बिजली बंद तो मीटर बंद। अनदर वन इज वी कैन से कि जो हमें यानी स्टाफ रखा हुआ है हमारा, उसको खर्चा पे करना पड़ेगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो मार्कर का खर्चा आएगा, जो इंक का खर्चा आएगा, दीज आर दी वेरिएबल कॉस्ट विच इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। इट मीन्स बच्चे पढ़ेंगे तो खर्चा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट बात करें ऑफिस का रेंट,
अब आप बताइए, मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट 10 दिन बंद रहता है, तो क्या रेंट हमें 10 दिन का कम देना होगा? जी नहीं, इट्स अ फिक्स कॉस्ट वी हैव टू पे। अब मान लीजिए एक नया बच्चा हमारे पास आता है, मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी है एक रूम में, और उस रूम का किराया 10,000 रुपये। अब मान लीजिए हमारे पास 101 वाला स्टूडेंट आता है, अब हमें डिसीजन लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 101 बच्चा, एक बच्चे के लिए हमें एक रूम लेना पड़ेगा और जिसका किराया होगा 10,000 रुपये। तो हम कहते हैं कि हम 10,000 रुपये ये प्लस 100 रुपये हमारा वेरिएबल खर्चा और प्लस अपना प्रॉफिट जो भी होगा हम 10,100 प्लस में से स्टूडेंट से चार्ज करेंगे। अब आप बताइए, क्या ये स्टूडेंट एक स्टूडेंट जो होगा क्या आपको 10,100 प्लस आपका प्रॉफिट देगा? जी नहीं। इट मीन्स जब आप एक नए बच्चे को पढ़ाने के लिए, जब भी आप एक नए बच्चे को पढ़ाने के लिए कहोगे तो आपको ये देखना होगा कि फिक्स कॉस्ट तो हमारी आएगी ही आएगी। हम प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, हमारा यानी जब भी हम रूम किराए पे लेंगे तो हमें उसका फिक्स खर्चा देना होगा। बट बात करते हैं अगर कि ये वेरिएबल कॉस्ट दैट मीन्स ये तब ही आएगी जब एक बच्चा पढ़ने आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए? अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपये आ रही है और हम कहते हैं कि अगर हम इससे 500 रुपये चार्ज करते हैं, बच्चे से 200 रुपये चार्ज करते हैं प्लस प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, और बच्चा अगर रेडी है देने को, तो हम फिक्स कॉस्ट का पोर्शन हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे वाइल टेकिंग द रेलिवेंट डिसीजंस एंड वाइल टेकिंग द डिसीजंस। जब हम डिसीजन लेंगे तो हम उसमें फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे एंड उसे हम कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। और एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, आपने R&D की, और R&D में आपके मान लीजिए 1 लाख रुपया लग गया। ठीक, अब आपने गुड्स प्रोड्यूस किया और गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद आपने मान लीजिए शर्ट प्रोड्यूस की एंड शर्ट आपने मार्केट में बेची 500 रुपए की। अब आप तो ये कहोगे कि जी हमने 1 लाख रुपए खर्च किए तो हम 1 लाख रुपए भी इसी व्यक्ति से चार्ज करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंपटीटर होगा, हम लेने को तो ले सकते हैं बट हमारा जो कंपटीटर होगा वो कंपटीटर हमें यानी उतने में दे रहा होगा जितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन। तो हम अगर इससे जब भी ज़्यादा बेचेंगे तो हमारा मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा, हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि जब भी आप डिसीजन लोगे तो आपको ये देखना होगा कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट में आपसे प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे, आप अपनी फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन आप ऐड कर सकते हो, बट आप टोटल फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करोगे। रीजन बीइंग हमारा कंपटीटर भी उसे कंसिडर नहीं कर रहा होगा। दिस इज नोन एज irrelevant cost and sunk cost। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो relevant cost are those costs which is important for decision making purpose, but irrelevant costs are those costs which is irrelevant, which is not relevant for the decision making purpose। ये था हमारा अनदर पार्ट किस चीज का, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अनदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज अदर्स, हम अदर्स कह सकते हैं और बाकी कुछ भी कह सकते हैं। सो अदर क्लासिफिकेशन इज नंबर 1 प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड पीरियड कॉस्ट, सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट उसे कहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट आएगी, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी। बट पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो भी आएगी, अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी आएगी। दैट इज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी। पीरियडिक कॉस्ट है ये, रेंट ऑफ द ऑफिस, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट, ये पीरियडिक कॉस्ट है, पीरियड के हिसाब से देनी होगी। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट किसे कहते हैं? शट डाउन कॉस्ट मीन्स द फिक्स कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन इफ प्लांट इज टेम्पररली क्लोज्ड। देखो शट डाउन कॉस्ट से क्या होता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी दुकान बंद कर रहे हैं, नहीं, हम फॉर द टाइम बीइंग, फॉर टेम्पररी पर्पज हमने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया। दिस इज नोन एज शट डाउन कॉस्ट। अब जरा बताइए, जो हमारा जहां भी हमारा ऑफिस होगा, जहां भी हमारा यानी फैक्ट्री होगा, उस फैक्ट्री का हमें रेंट भी देना होगा, उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी जाएगा, अगर हमने बिल्डिंग खरीदी है तो उसका डेप्रिसिएशन भी जाएगा, मशीन खरीदी तो उसका डेप्रिसिएशन भी जाएगा। देन दिस इज नोन एज शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन का मतलब, मैं दोबारा बता रहा हूं, शट डाउन का मतलब बिजनेस को बंद करना नहीं होता। शट डाउन का मतलब टेम्पोररली हम क्या कर रहे हैं, प्लांट बंद कर रहे हैं, टेम्पोररली हम यानी प्रोडक्ट करना बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना बंद कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना आया, कोरोना की वजह से टेम्पोररली हमारा बिजनेस क्या हो गया, शट डाउन हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा यानी बिजनेस बंद हो गया, इट इज टेम्पोररली शट डाउन ऑफ द प्लांट। अनदर वन इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट।
आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट वेयर outlay of cash is involved. दैट मीन्स जहां पर हमें कुछ भी चीज खरीदने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, या कुछ भी करवाने के लिए अगर हमें कैश देना पड़ेगा, इज नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. जैसे हमने इंप्लॉय को सैलरी पे की, जैसे इंप्लॉय को सैलरी पे करेंगे, ये वर्कर को वेजेस पे करेंगे, करेक्ट. इसी तरह मशीन परचेज कर रहे हैं, मान ली परचेज ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, या हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया है. दीज आर द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो कि हम अपनी पॉकेट से निकाल कर दे रहे हैं. इट इज नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. अनदर वन इज कन्वर्जन कॉस्ट. ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग हुआ जब हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर लगने वाला जो खर्चा है उसे बोलते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट. अब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें लेबर चाहिए होगा, तो लेबर कॉस्ट. हमें इसको क्या चाहिए होगा, लेबर सिर्फ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कहीं ना कहीं और खर्चों की जरूरत होगी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि सपोर्ट सर्विस होती हैं. तो ये कह रहा है कि जब भी किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस पर जो लगने वाला खर्चा है उसे बोलते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट. और कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. ठीक है जी. एंड अनदर कॉस्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है जी. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स जब हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव होंगे, मान लीजिए दो ऑल्टरनेटिव हैं, दो ऑल्टरनेटिव में अगर हमें एक ऑल्टरनेटिव को छोड़ना पड़े और एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़े, तो जो ऑल्टरनेटिव हमारा छूट रहा है इट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हम सेक्रीफाइस करते हैं एक ऑल्टरनेटिव का इंस्टीड और बेटरमेंट, एंड वी कैन से फॉर बेटर डिसीजंस ऑफ द अनदर ऑल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट सिंपली मीन्स वी हैड द अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द so we can say when out of two options and more options we have to select one and forego the other options is known as opportunity cost. For example, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए अगर हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें लगानी होगी पूंजी, हमें लगाना होगा कैपिटल, हमें पैसा लगाना होगा बिजनेस में. अब समझिए अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क भी है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सिचुएशनल्स है, पैसा आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है. तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये सोच के कि हमें प्रॉफिट अर्न होगा, बट हमें नुकसान क्या हुआ, हम इस पैसे को अगर बैंक में जमा करते तो हमें क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता. करेक्ट. जब हम उस इंटरेस्ट को फोरगो कर रहे हैं किसके लिए, फॉर बेटर ऑप्शन, दैट मीन्स स्टार्टिंग द बिजनेस. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने जो कॉस्ट फोरगो की है, कौन सी कॉस्ट फोरगो की है, इंटरेस्ट की कॉस्ट फोरगो की है, इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. इसी तरह कह सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने अपनी बिल्डिंग का फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घरों में रहते हैं. अब हम घरों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं रेंट अर्न करने का. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कर रहे हैं, हम रेंट अर्न करने का हम लीव आउट कर रहे हैं. या ऐसे कह सकते हैं जैसे हमने अपने घर के अंदर ऑफिस खोल लिया हो. अगर हमने अपने घर के अंदर या अपने पास जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर अगर अपना ऑफिस खोल लिया है तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है. किसका, इंटरेस्ट, रेंट का. अगर मान लीजिए अगर ये ऑफिस हम नहीं खोलते या इस घर में हम नहीं रहते तो ये किराए पर जाता, और जब ये किराए पर जाता तो हमें क्या मिलता, किराया मिलता. और जब किराया मिलता तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हम उस घर में रहने की कॉस्ट पे कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि हम अपना ऑफिस खोलने की वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, एंड दैट कॉस्ट इज नोन एज imputed cost and we can say opportunity cost. ठीक है जी. So these are the classification of cost. तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट क्या क्या होगी. ठीक है. अब देखते हैं, यानी हम अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो कॉस्ट शीट में हमारा एक तो हमारा होगा डायरेक्ट कॉस्ट, करेक्ट, एक होगा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट. प्लीज,
डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ ऑफिस के खर्चे करेंगे और कुछ ऑफिस के अलावा हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे भी करेंगे। तो जो ऑफिस से खर्चे एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। रीजन बीइंग, ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं। इसका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, बट इट सपोर्ट्स द बिजनेस। इट्स अ सपोर्टिव कॉस्ट टू द बिजनेस। क्योंकि ऑफिस में अगर मान लीजिए पॉलिसीज नहीं बनेंगी, ऑफिस में कैसे काम किया जाएगा वो उस तरह का यानी मेंटेन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री है वो अच्छे से नहीं चलाई जा सकती। इसलिए ऑफिस का चलना जरूरी है। अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा नहीं करेंगे, हम बेचने के लिए खर्चा नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ प्रोडक्शन तो कर देंगे, बट अगर वो बिकेगा नहीं तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। तो कहता है कि ऑफिस एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा करना भी जरूरी है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम पूरा फॉर्मेट समझेंगे, एंड फॉर्मेट समझने के बाद हमें कंप्लीट कॉस्ट शीट समझ में आ जाएगी। देखते हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किसे कहते हैं, जितने भी हमारे कॉस्ट हैं उनको इंडिविजुअल एलिमेंट को कंसिडर करना। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड। कि जो भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, उसका जो प्रोसीजर सिस्टमेटिक कॉस्ट है उसे असर्टेन करना इज नोन एज कॉस्टिंग। दिस इंफॉर्मेशन इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। देखो हमें कॉस्ट पता लग जाएगी, इंडिविजुअल आइटम पता लग जाएगी, क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं, हमें कॉस्ट टोटल पता लग जाएगा कितना खर्चा हुआ है, हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं कि जो इंडिविजुअल आइटम आपने लिखी है उनको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इट मींस द फॉर्मल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। इन अदर वर्ड्स, अकाउंटिंग मींस द एप्लीकेशन ऑफ सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इट मींस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा यूज्ड फॉर द कॉस्ट डिटर्मिनेशन, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। आपने कॉस्ट को डिटरमाइन किया, आपने सेलिंग प्राइस फिक्स किया, क्वांटिटी को बेचने के बाद आपने प्रॉफिट भी असर्टेन करा, उसको कैलकुलेट करना, उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की। कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, दीज आर दोज कॉस्ट, इट इज कॉस्ट, these are those costs which are incurred for and may be conveniently identified, जिसे हम easily कन्वीनियंटली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोसेस की कॉस्ट, डिपार्टमेंट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इट्स अ रॉ मटेरियल यूज्ड, वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर्स। मान लीजिए आप जो मशीन ऑपरेट कर रहा है डायरेक्टली, मशीन ऑपरेटर मीन्स लाइक हमारे यहाँ पे टेलर जिसे कह सकते हैं हम, दर्जी, करेक्ट, उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह कह रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, सपोर्टिंग कॉस्ट, जो सपोर्ट करता है। कह रहे हैं दीज कॉस्ट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट और प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट। हम ये नहीं कह सकते आइडेंटिफाई कि अगर हमने 100 शर्ट बनाई है तो 100 शर्ट बनाने में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट, मान लीजिए जो मटेरियल लगा, इट मींस ऑयल लगा, वो कौन से शर्ट में कितना लगा, किस शर्ट में कितना लगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब बिजली यूज हो रही होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी शर्ट पर बिजली कितनी लगी है और कौन से शर्ट पर कितनी लगी है। इट मींस इट इज इन आइडेंटिफाइड, हम इसे पर्टिकुलरली एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस हम इसे एक अज्यूम्ड बेसिस पर, प्री डिटर्मिन्ड रेट बेसिस पर कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर जनरल कॉस्ट एंड इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स इन कॉस्ट सेंटर्स। एग्जाम्पल्स, रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, मैनेजर सैलरी, लुब्रिकेंट ऑयल्स, वेजेस ऑफ फोरमैन एटसेट्रा। अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की, जो कि प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं होती है, इन टोटल ये हमेशा फिक्स रहेगी, और बात करें पर यूनिट तो ये ऑलवेज डिक्रीज करेगी, करेक्ट। आगे कहता है जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ये डिक्रीज करेगी। कहता है दीज कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल, डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। इसके अंदर हमारी दो तरह की कॉस्ट आती है, कमिटेड कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मींस जो हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट की जिसे फॉर द टाइम बीइंग एग्जेम्प्ट, फॉर द टाइम बीइंग क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। कमिटेड कॉस्ट क्या होगी, जैसे कह रहे दीज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन इफ प्रोडक्शन इज सस्पेंडेड इन अ शॉर्टर टाइम। अगर शॉर्ट रन में मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा, हम इसे सस्पेंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लांट का डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। अब बात करें डिस्क्रिशनरी कॉस्ट की, तो इसे कहते हैं हम टेम्पररी, इसको हम टेम्पररी क्या कर सकते हैं, यानी हम इसे टेम्पररी फॉरवर्ड और टेम्पररी हम इसे यानी
पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए R&D का खर्चा, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एटसेट्रा। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के जो वॉल्यूम है उसकी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड पर यूनिट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आगे कहता है दीज कॉस्ट चेंज in proportion to the volume of production. In other words, when volume of output increases, total variable cost also increases and vice versa. But variable cost, it is variable, but variable cost per unit remains fixed. Semi variable and semi fixed cost जिसके अंदर दोनों एलिमेंट होते हैं, and with the example we have already allocated both the part. ठीक है जी। कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था कि हम 1 यूनिट क्वांटिटी खरीदेंगे तो हमें क्या महंगा पड़ेगा, वही चीज़ अगर हम बल्क में खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। तो वो कहता है कि हम इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा लेबर है, लेबर क्या करता है, जब लंच पर जाता है तो लंबे ब्रेक पर चला जाता है, वापस नहीं आता, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर सुपरविजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा दीज कंट्रोलेबल कॉस्ट कह रहा है कि दीज आर द कॉस्ट विच मे बी डायरेक्टली रेगुलेटेड एट अ गिवन लेवल ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी। वेरिएबल कॉस्ट आर जनरली कंट्रोलेबल बाय डिपार्टमेंट हेड्स। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैंने बताया आपको कि हम लार्जर क्वांटिटी में खरीदते तो सस्ता पड़ता, कम क्वांटिटी खरीद रही है इसलिए महंगा पड़ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन अवॉइड दिस कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट किसे कहते हैं? दीज आर द कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे फिक्स कॉस्ट आर जनरली अनकंट्रोलेबल ही होती है सारी की सारी। जैसे मान लीजिए हम क्या कह सकते हैं, नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल कॉस्ट लाइक फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी एटसेट्रा। रेलिवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होगी, जिससे हमारे डिसीजंस पर इंपैक्ट पड़ेगा। और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है कि जिसके हमारे डिसीजंस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसे हम इन्हें संक कॉस्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स सच पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच डिफर्स अंडर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कहते हैं इन केस ऑफ डिजाइन रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मॉडल। मान लीजिए हमें पुराना मॉडल क्या करना है, बदलना है। द डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन, इसी तरह हम कह रहे हैं जो पुरानी मशीन है उसे डिसमेंटलिंग करना, वो क्या होगा? हमारा रिलेवेंट कॉस्ट होगा। हम उस पर जो खर्चा कर रहे हैं क्या हम उतना कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। इररेलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? जिसका नए डिसीजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स it is irrelevant, it is a sunk for the decision making। कहता है it represents such portion of total cost which is same in different alternatives। कोई सा भी अल्टरनेटिव यूज करो आपको कॉस्ट सेम यूज होगी। पुरानी मशीन यूज करो चाहे नई मशीन यूज करो, आपको सेम कॉस्ट आएगी। जैसे कहता है इट कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द मैनेजमेंट इन एनी केस। कह रहा है एग्जाम्पल, वाइल डिसाइडिंग वेदर टू परचेज रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर विद इन हाउस, कि हम बाहर से खरीदें, हम रॉ मटेरियल बाहर से खरीद लें या खुद प्रोड्यूस करें। कहता है कि फिक्स कॉस्ट जो होगी वो इररेलेवेंट होगी। फिक्स कॉस्ट क्या होगी हमारी? इररेलेवेंट। अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो भी हमें फिक्स कॉस्ट अंदर देना पड़ेगा, हम घर के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो भी हमें फिक्स कॉस्ट देना होगा। तो फिक्स कॉस्ट वहां पर क्या होगी? इररेलेवेंट कॉस्ट होगी। और इस इररेलेवेंट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? संक कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, यहां पर हम टेम्पररी शट डाउन की बात कर रहे हैं, परमानेंट शट डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम शट डाउन की बात कर रहे हैं। दीज आर द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होते हैं जो कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन इफ प्लांट इज टेम्पोरली क्लोज। टेम्पोरली क्लोज मीन्स नॉट परमानेंटली क्लोज। जैसे इंश्योरेंस देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इसी तरह यानी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, जो भी है सारा आपको पे करना पड़ेगा। इट्स अ डेप्रिसिएशन। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में जो आपको अपनी जेब से पे करना है। कहता है कि आर कॉस्ट विच इज, दीज आर दोज कॉस्ट विच अनदर वन इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट किसे कहते हैं? जो हमारी जेब से कैश निकलेगा। कहता है कि दीज आर दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटले। जैसे आपने वर्कर को वेजेस पेमेंट की, मटेरियल परचेज किया, बिल्डिंग का रेंट पे किया एटसेट्रा। इंप्यूटेड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? कि जब हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव को हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फोरगो करना पड़ रहा है जो कि हम कमा सकते थे। इसी तरह अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस घर को हम अगर रेंट पर देते तो हम कमा सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी हमने लॉस कर दी। इट इज कॉल्ड इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द नोशनल कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द सेक्रीफाइस मेड इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे बिल्डिंग का रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा।
कन्वर्जन कॉस्ट उसे कहते हैं कि जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस में खर्चा आता है इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। कहता है इट मीन्स टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू प्रोडक्शन स्टेज विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड एटसेट्रा। बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, ये इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं इसे, इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट। प्लीज ये हमारा पुराना लेक्चर जरूर देखें, इससे पहले 4.1 लेक्चर हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, प्लीज गो थ्रू दैट। प्रोडक्ट कॉस्ट इज काइंड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्शन होगा तो ये कॉस्ट आएगी, अदरवाइज कॉस्ट नहीं आएगी। कहता है दीज आर द कॉस्ट which are assigned to the product, for example under marginal costing, variable manufacturing cost, under absorption costing, total manufacturing cost constitute to प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, जो पीरियड पर डिपेंड करती है, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें पे करनी होगी, इसका कहीं भी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। These are the costs which are not assigned to the product but are charged as an expense against the revenue of the period। जैसे हम कह सकते हैं all fixed cost under marginal costing and total and non-manufacturing cost under absorption costing। अब आते हैं हम बात डायरेक्ट, हमने पढ़ा था हमारे जो मटेरियल्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगा होगा, जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कह रहा है इट मीन्स दोज मटेरियल्स विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद एंड कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है जी, जैसे टिम्बर, अगर आप फर्नीचर बना रहे हो, मान लीजिए आपने सोफा बनाया तो वहाँ पर टिम्बर यूज हो रहा है। इसी तरह आप पेन बना रहे हो, पेन में पेन के लिए क्या चाहिए आपको, रिफिल चाहिए। आप बुक बना रहे हो तो उसके लिए पेपर यूज हो रहा है। आप ज्वेलरी बना रहे हो तो उसके लिए गोल्ड एंड सिल्वर यूज हो रहा है। अगर आप सीमेंट तैयार कर रहे हो तो बैग ऑफ सीमेंट्स। ठीक है ना, तो पॉइंट इज कि जहां पर जिसकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगी उसे कहेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट लेबर क्या होगा, अगेन वही, जिसकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को बनाने में। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कारपेंटर क्या होगा, फर्नीचर बिना कारपेंटर के बनेगा नहीं, तो जो फर्नीचर यूनिट होगी, जहां फर्नीचर बनाया जाता है वहां पर कारपेंटर हो गया। इसी तरह कपड़े जहां पर क्या होंगे, क्लीन होते हैं होंगे, वॉशर का काम करेगा। इसी तरह कह सकते हैं कि जो हलवाई होगा, कन्फेक्शनरी यूनिट में हलवाई का डायरेक्ट रोल होगा, लड्डू पेड़े बनाने हैं। इसी तरह बेकिंग यूनिट में बेकर का डायरेक्ट काम होगा। तो कह रहे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में उसे कहते हैं हम डायरेक्ट लेबर। इस तरह डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे, जिसके बिना हम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी, हमने देखा रॉयल्टी जैसे कह सकते हैं, ये जैसे कह सकते हैं हम ही एक्साइज ड्यूटी। तो ये कह रहा है कि जिसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है, बिना उस डिजाइन के, उस टेक्नोलॉजी के, उस मेथड्स के हम यानी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मान लीजिए माइनिंग करनी है तो माइनिंग के लिए माइनिंग राइट चाहिए होगा, बिना माइनिंग राइट के हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो माइनिंग राइट के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। कहता है ऑल डायरेक्ट कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। क्या डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चा होता है इट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, क्या हो सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी बेस्ड ऑन आउटपुट, रॉयल्टी हमने पे की है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या हमने कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड एंड डिजाइन, इट मीन्स डिजाइन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें। इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स जो हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन होने में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम मशीन की बात करें तो हमने क्या करना, शर्ट प्रोड्यूस की तो जो उसके अंदर ऑयल लग रहा था जहां से मशीन स्मूथली चले, उसका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्वमेंट है। मान लीजिए अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मशीन चल रही है, मशीन में जो ऑयल यूज हो रहा है, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। लुब्रिकेंट यूज हो रहा है, वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक, सिलने में धागा यूज हो रहा है, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। कहता है इट मीन्स दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू दी पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल दिए हुए, करेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वी हैव अंडरस्टूड। जैसे कि हम कह सकते हैं लेबर इंप्लॉयड इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लेबर है, उसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस तरह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी का लगा रखा है, इंचार्ज लगा रखा है सिक्योरिटी का, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। बट यही चीज़ अगर मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर होगा तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट लेबर जरूर है, पर हमारा प्रोडक्शन में वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। लेबर इंप्लॉयड जैसे मशीन शॉप में टूल सेटलर्स हो गया, फिटर्स एंड क्लीनर्स हो गया, ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, बट इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेबर इंप्लॉयड इन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मान लीजिए हमारा यानी मशीन खराब होती है, इसे रिपेयर करना, मेंटेन करना, तो वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्या हो जाते हैं, सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, करेक्ट। इन दैट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और वो क्या क्या हो सकते हैं, नहीं, रेंट दिया, जैसे हमने फैक्ट्री का,
टैक्सेस दिए हमने। इसी तरह कहता है कि रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, हमने डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन नहीं, इट्स डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, टेलीफोन का खर्चा हमने पे किया, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। देखो सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ईजी फॉर्मेट है। वो ये कहता है कि आपके पास ये चेक कर लीजिए पहले कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था। करेक्ट, मान लीजिए हमारे पास स्टॉक है इतनी क्वांटिटी का। आप ये देखिए कि आपने इस बार परचेज कितना किया रॉ मटेरियल। ठीक है जी। आपने मान लिया 1000 यूनिट पहले था आपके पास, आपने 10,000 यूनिट और ख़रीदा, तो आपके पास टोटल कितना होगा 11,000। पर वो कहता है कि इसको खरीदने में आपने क्या क्या खर्चा किया, और किसको, इस मटेरियल को खरीदने में, तो वो भी आपका जुड़ जाएगा। तो आपके पास टोटल 11,000 यूनिट के लिए ये टोटल खर्चा हो गया जो भी है ये। इसमें कह रहा है कि माइनस कर दो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक वो बिका नहीं है, वो कंज्यूम नहीं हुआ ना। जो कंज्यूम नहीं हुआ इट मीन्स हमारा प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ, वो बचा हुआ आपके पास, वो फ्यूचर में यूज होगा। कह रहा है उतना पार्ट हटा दीजिए। जो पार्ट मान लीजिए इसमें 500 यूनिट यूज नहीं हुई अभी, तो इट मीन्स हम 10,500 यूनिट क्या कर चुके हैं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसे कहते हैं हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या हो जाएगा ये, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। हम इसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है जी। अब डायरेक्ट मटेरियल में हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट लेबर चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होगा उसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्टली इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। अब हमें इसके बिना तो हमारे पास लेबर भी है, मटेरियल भी है, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है। इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं नॉलेज, और वी कैन से कहीं ना कहीं हमें यानी नो हाउ, मेथड्स, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और राइट हमें लेना होगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस के लिए इन तीनों चीज़ों का मिलना प्राइम इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज़ों का मिलना प्राइम इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट दीज थ्री कोई भी गुड्स प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर या सर्विस रेंडर नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई वी कैन सो इट्स प्राइम कॉस्ट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर मीन्स ही इज द होल सोल बॉडी ऑफ द कंट्री, कहीं ना कहीं वो कंट्री के हेड हैं, तो वी कैन से इट्स अ प्राइम कॉस्ट। इसके बिना हमारा गुड्स तैयार नहीं हो सकता। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इनडायरेक्ट हेल्प। हमें क्या चाहिए होगी, इनडायरेक्ट हेल्प। तो अब आगे कहता है वो कि अगर आप इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर यूज करोगे, दैट मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप यूज करोगे, देन वी कैन से, हम इसे क्या कहेंगे, यानी देखो ये आगे प्राइम कॉस्ट आ गया, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। ये क्या, डायरेक्ट मटेरियल, हमने इसके क्या ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था हमारे पास, हमने परचेज कितना किया, परचेज में खर्चा कितना किया, क्लोजिंग कितना हुआ, एंड इसे कह रहे हैं हम यानी डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ तक आ गया, करेक्ट है जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकाल चुके हैं। अब हम कहेंगे इसमें डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। इसे क्या कहेंगे हम, प्राइम कॉस्ट। एंड प्राइम कॉस्ट मीन्स इसके बिना हमारा कोई भी प्रोडक्शन तैयार नहीं हो सकता। अगर तीन एलिमेंट नहीं होंगे तो हमारी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगी। अब इनको प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली हेल्प भी चाहिए होगी, जिसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, करेक्ट। अब समझते हैं। अब हम कहते हैं हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एंड लेबर के अंदर क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर में क्या होगा, उसको ओवर टाइम दे रहे होंगे, उसे यानी वेजेस पे कर रहे होंगे, वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे फ्यूल। अब हम मशीन चला रहे हैं तो हमें फ्यूल चाहिए होगा, हमें यानी फैक्ट्री चलानी तो फैक्ट्री का रेंट देना होगा, अगर हमें प्लांट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चाहिए होंगे, करेक्ट, हमें वर्कर्स को सैलरी पे करनी होगी, हमें फैक्ट्री में लाइटिंग सुपरविजन करना होगा, उसके लिए देना होगा, अगर हम मशीन यूज कर रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन पे करना होगा। बट अगर कुछ स्क्रैप बिक जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम कर देगा, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, लेस कर देंगे। अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट आ जाएगी ये इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हम हटा देंगे, इसे कहेंगे हम वर्क कॉस्ट। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम हटा क्यों रहे हैं, यानी क्लोजिंग वाला पार्ट और ओपनिंग वाला ऐड क्यों कर रहे हैं, समझिए। ओपनिंग WIP का मीन क्या हुआ, WIP का मतलब हुआ एक ऐसा काम जो अधूरा रह चुका था वो आज पूरा होगा, वो अब पूरा होगा। अब समझिए, जो पिछले साल आधा अधूरा रह गया था, सबसे पहले इस साल उसी पर काम होगा।
और जब सबसे पहले उस पर काम होगा तो सबसे पहले वो फिनिश होगा, वो पूरा तैयार होगा, तब जाके हम बाकी दोबारा से फ्रेश वर्क स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स इस चीज़ पर तो ऑलरेडी काम हो चुका है, और जब इस पर पूरा काम हो चुका है तो कहीं ना कहीं इस कॉस्ट को हम इस साल कंसिडर कर लेंगे, जिस समय ओपनिंग WIP हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ होगा। इसीलिए वो कहता है कि इसे कंसिडर कर लीजिए। बट मान लीजिए जो कॉस्ट अभी WIP के अंदर है, क्लोजिंग WIP मीन्स जिस पर अभी काम होना बाकी है, जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इस पर फ्यूचर में और काम होगा, इसलिए वो कहता है ये क्लोजिंग WIP है। और ये हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जो हम गुड्स बना चुके हैं हम उसी की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो जो ये WIP के अंदर है ये तो अभी फिनिश गुड्स में बना ही नहीं होगा, ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, और जब ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं हम इसे इस जो गुड्स प्रोड्यूस कर चुके हैं उसके अंदर इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओपनिंग को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि ओपनिंग गुड्स कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में बन चुका होगा। इसीलिए वो कहता है कि ओपनिंग रॉ मटेरियल को आप जोड़ दीजिए एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल को हटा दीजिए। इसे नाम देते हैं हम वर्क कॉस्ट। इससे क्या नाम देते हैं हम? यानी वर्क कॉस्ट। ठीक है जी, ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे? इट मीन्स हमारे को एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती थी, वो हमने लगा दी, हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम कहेंगे जो देखो ऑफिस में जो स्टाफ बैठा हुआ है या ऑफिस में जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, जो पॉलिसी बना रहा है, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका भी खर्चा होगा, उनको भी सैलरी पे होगी। ठीक, वहाँ पर ऑफिस का रेंट भी देना होगा, ऑफिस का इंश्योरेंस भी पे करना होगा, ऑफिस में अगर इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होंगे, जैसे फर्नीचर यूज हो रहा होगा, चेयर यूज हो रही होंगी, उनका डेप्रिसिएशन भी देना होगा। तो ये कह रहा है कि इसके अलावा ऑफिस का क्या होगा? रेंट भी होगा, ऑफिस की लाइटिंग भी होंगी। तो सारे के सारे खर्चे, जितने भी ऑफिस से खर्चे होंगे, हम अब समझिए अब क्या हुआ इस केस में, हमने कहा कि हम मान लीजिए मटेरियल यूज किया हमने 100 रुपये का, लेबर यूज किया 100 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए 100 रुपये की, तो हमारे तो 300 रुपये कॉस्ट आ गई। प्लस सपोर्टिंग खर्चा, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, मान लीजिए सपोर्टिंग कॉस्ट आ गई 200 रुपये, तो हमारी तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई? 500। हमें इसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 700 में बेचना चाहिए। अब 700 में जैसे ही हम बेचने गए, इतने टाइम में क्या हुआ, जब हमने अपने देखा कि हमारी जेब में तो इतना पैसा आया ही नहीं, आया तो 700 रुपये पर गया ज़्यादा कैसे? वही कह रहा है जो पॉलिसी बना रहे हैं मैनेजर्स, वहाँ क्या होगा? वो ऑफिस में रह रहे होंगे, तो उस ऑफिस का रेंट, उस ऑफिस का डेप्रिसिएशन, उस ऑफिस का यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उस ऑपरेशन के जो असेट्स यूज हो रही हैं वहाँ पर डेप्रिसिएशन, उन ऑफिस में जो लोग रह रहे हैं उनकी सैलरी, वो भी तो चार्ज करनी चाहिए थी उस कॉस्ट में। वो कह रहा है वो सारी की सारी कॉस्ट में चार्ज कर दो, और उसे कहते हैं यानी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। हमने क्या किया? 500 रुपये हमारी कॉस्ट आई थी, हमने मान लीजिए इन सारी कॉस्ट को ऐड कर दिया जो ऑफिस में खर्चा हुआ, और वो 200 रुपये पर यूनिट खर्चा हो गया। एक यूनिट पर 200 रुपये का खर्चा हुआ एलोकेट करने के बाद। तो हमने कहा हमारा प्रोडक्ट 500 का था, अभी 200 रुपये हम इसमें क्या ऑफिस एंड एडमिन खर्चा जोड़ देंगे। ऑफिस एंड एडमिन क्या होगा? ऑफिस में जो बैठ रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी, ऑफिस का रेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज है वहाँ का डेप्रिसिएशन जो होगा, ऑफिस में फर्नीचर बिल्डिंग यूज हो रही होंगी, ऑफिस की लाइटिंग, जो भी लीगल चार्जेस दे रहे होंगे, हमें लीगलिटी के साथ चलना है, हमें कई राइट भी चाहिए होगा, हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लीगल चार्जेस पे करने होंगे, लॉयर की ज़रूरत होगी। तो जितने भी इस तरह ऑडिटर को फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो ऑडिट करेगा, बैंक क्या करेगा? कमीशन चार्ज करेगा। ठीक, इसी तरह वो कहता है कि जो बैंक चार्ज होंगे, कमीशन होंगी, सारे के सारे हमारे ऑफिशियल्स खर्चे हैं, और ये भी हम पर यूनिट कॉस्ट में जोड़ेंगे, जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट, हमें गुड्स को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे कि हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, और कॉस्टिंग करने के बाद हम यानी ये डिटरमाइन कर सकें कि इस गुड्स की कॉस्ट कितनी आई है एक यूनिट को बनाने में। टोटल कॉस्ट निकालेंगे, डिवाइड बाय करेंगे कि एक कितनी यूनिट हमने बनाई है, हम कहेंगे पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगा। आगे कहता है यहाँ पर हमारा कॉस्ट आ गया एडमिन तक का। अब पॉइंट आता है, वही कहता है कि अब आप एक चीज़ बताइए, सिर्फ उन गुड्स को लीजिए जो फिनिश गुड्स बन चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा फिनिश गुड्स बन गया, ये हो गया। हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कह रहे हैं हम? कि जो गुड्स हमारे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑफिशियल खर्चा। बट वो कहता है कि आप प्रॉफिट कितने का लोगे? प्रॉफिट सिर्फ उतने का लोगे जो आपने बनाई है, नहीं, प्रॉफिट उनका लेंगे जो आपने एक्चुअल में सेल किए हैं, जो आपने बेची हैं। आप प्रॉफिट, अब हमने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप कॉस्ट भी उतनी यूनिट का लोगे जितनी यूनिट आप सेल ले रहे हो। अब आपने सेल ले ली समझ लो 100 यूनिट की, और कॉस्ट ली आपने यानी 80 यूनिट की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिलायबिलिटी, हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी।
इसलिए वो कहता है कि कहीं ना कहीं आपको ये कंसिडर करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप यानी फिनिश गुड्स, ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, आप फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट उतनी ही यूनिट की लोगे जितनी यूनिट आप सेल कर रहे हो। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ पे लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखते थे हम परचेज, यहाँ लिखते थे हम सेल, यहाँ लिखते थे हम क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ लिखते थे हम जीपी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम कहते हैं 10 यूनिट थी हमारे पास 1000 रुपये की, हमने 100 यूनिट और ख़रीदी 10,000 रुपये की। ठीक है जी। अब हमने यानी मान लीजिए हमने 80 यूनिट सेल कर दी और हमने 80 यूनिट यहाँ पर कितने की, एक यूनिट 100 रुपये की, तभी तो हमारा कितना आया, यानी 100 रुपये की हमारी परचेज है और हमने मान लीजिए 120 रुपये में बेच दी। ठीक है जी। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट खरीद आई कितने की, 11,000 की, बेच कितने के ले रहे हैं, 9,600 की। ये तो हमें लॉस हो गया भाई। कितने का लॉस हो गया हमें हो गया यानी 1,400 का लॉस। अब आप खुद सोच के देखो, एक यूनिट जिसकी खरीद थी 100 रुपये, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 100 रुपये, आप उसे 120 में बेच रहे हो तो आपका लॉस कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। बट वो कह रहा है कि लॉस हो रहा है हमारे 1,400 रुपये। आप देखो 11,000 रुपये हमारे पास क्या हो रहा है, यानी खर्चा हो रहा है, और सिर्फ कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 9,600, तो कहीं ना कहीं 1,400 का लॉस हो गया। वो कहता है जी नहीं, ये गलत प्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं आप मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो कह रहा है कैसे होना चाहिए था? वो कह रहा बनाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बनाया, हमने कहा यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक 10 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से कितना, 1,000। हमने कहा परचेज किया, हमने 100 यूनिट परचेज की 100 रुपये के हिसाब से 10,000। हमने सेल किया 80 यूनिट 120 के हिसाब से 9600। वो कह रहा है कि आप देखो कंपैरिजन करो सिर्फ कॉस्ट यूनिट टू यूनिट। यहाँ पर आप कॉस्ट ले रहे हो कितनी यूनिट की, 110 यूनिट की, और सेल कितनी यूनिट की, 80 यूनिट की। ये तो गलत हो जाएगा, कंपैरिजन ही गलत हो गया, तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। इसलिए वो कहता है कि आप 110 यूनिट में से 80 बेचिए ना, 30 यूनिट तो बची हुई है अभी, और एक यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपये, तो आप कहीं ना कहीं 3,000 रुपये यहाँ पर मिस कर रहे थे लिखना। अब आप चेक करिए कितना हो गया, 12,600, 12,600, 11,000 गया तो 1,600 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। अब आप खुद चेक कर लीजिए, हमने 100 रुपये का खरीदा था, उसे हमने 120 में बेचा, तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट कमाया, 20 रुपये। 20 रुपये प्रॉफिट कमाया। कितनी यूनिट बेची थी, 80 यूनिट बेची थी। अगर 80 यूनिट बेची थी तो कितना हो गया, नहीं 1,600 का प्रॉफिट होना चाहिए था। देखो वही है, इट इज़ कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारा यानी यही कहता है कि जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं वो तो बिक जाएंगी। तो वो ये कहता है कि जब इस साल आपने जो प्रोड्यूस की, इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए हमने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस की, प्लस ओपनिंग में मान लीजिए 10 यूनिट पड़ी हुई हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इट मीन्स ये वो गुड्स हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे, जो बिका ही नहीं है हम उसकी कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट जो आएगा उसे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब ये वो गुड्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेचने के लिए सेलिंग खर्चा करेंगे। जो सेलिंग खर्चा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करेंगे, चाहे वो सैलरी हो सेल्समैन की, कमीशन हो सेल्समैन का, एडवर्टीजमेंट चार्जेस हो सकते हैं। हम अगर कोई डिलीवरी वैन खरीद रखी है तो उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है। अगर हम पैकिंग करके बेच रहे हैं गुड्स तो हमें पैकिंग चार्जेस पे करना होगा। तो जो भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हम यानी किसमें, जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाया है उसमें अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जोड़ देंगे तो जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इट मीन्स जो गुड्स हम बेच रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, और उसमें अधिक हम प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, सेल आ जाएगा। और जब सेल आ जाएगा तो मान लीजिए हमारी सेल आ गई, हमारी जो सेल आ गई, कॉस्ट आ गई, मान लीजिए वो 1 लाख आ गई, हमने यूनिट प्रोड्यूस किया मान लीजिए 5,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, 20 रुपये। हमने मान लीजिए जो भी प्रॉफिट जोड़ना, 4 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया एक यूनिट पे, 24 रुपये पर यूनिट बेच देंगे। इट इज़ कॉल्ड कि हम कैसे सेल्स प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, कैसे हम सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस एंड मेथड कि जैसे हम अपनी कॉस्ट को बना सकते हैं, कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स। देखो हमने पूरा क्या सीखा, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या कॉस्ट में जुड़ा होता है, क्या क्या कॉस्ट के इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे कि हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस कॉस्ट को हम जब अकाउंटिंग करेंगे देन वी विल कॉल इट कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब इस कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिसीजंस लिए जाएंगे देन वी विल कॉल इट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स यूज्ड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।